नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला आप लोगों के लिए प्रस्तुत की थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसी श्रृंखला को आज मैं आगे बढ़ाते हुए दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला विकल्प है लॉर्ड हेस्टिंग्स, दूसरा विकल्प है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा विकल्प है लॉर्ड कैनिंग और चौथा विकल्प है लॉर्ड कर्जन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। हमारा आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, जिसमें यह कहा गया कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो इसलिए जो है उस चार्टर एक्ट के 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियमों के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। 1833 के अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। प्रश्न आता है कि बंगाल का पहला अंग्रेजी गवर्नर कौन था? ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लॉर्ड क्लाइव का नाम सुना होगा। प्रश्न आ जाता है, आगे मैं इस पहले विकल्प में भी बताऊंगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तब लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम आता है। तो और पूछ दिया जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ दिया जाए तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय पूछ दिया जाए तो भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में हमें काफ़ी कंफ्यूज करती हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता है, लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स लगा देते हैं, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के विषय में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि आता है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना पूछा जाता है किसके समय में हुई थी? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1830 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय क्या है? 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक यह भारत में रहा, जिसमें से जो है 1828 से लेकर 1833 ईस्वी तक वह बंगाल का गवर्नर जनरल था। 1833 से लेकर 1835 ईस्वी तक वह भारत का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, आगे इसमें आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसने जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को जो है कार्यकारी भाषा के रूप में प्रयोग किया। सबसे महत्वपूर्ण अगर सामाजिक सुधारों में देखा जाए तो सती प्रथा का अंत जो है 1829 के 17वें अधिनियम के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में आता है, किस नियम के द्वारा? 17वें अधिनियम के द्वारा। ठगी प्रथा का अंत, तो ठगी प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। कर्नल
कर्नल स्लीमैन ने जो है इस प्रथा का अंत किया था। तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनको मैंने आपसे साझा किया है। प्रश्न आ जाता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस गवर्नर जनरल के समय में समाप्त कर दिया गया? तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अधिकार कर दिया गया। 1833 का जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या हुआ, जो चाय और चीनी का व्यापार इनको मिला हुआ था उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चाय चीनी का मतलब चीन के साथ है, चीनी का मतलब चीनी मत समझ लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हमारा विकल्प ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स। विकल्प ए है लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया। अभी मैंने आपको बताया कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत इसे बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, किसे? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। और हेस्टिंग जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल था, इतना याद रखिएगा यहाँ पे। और गवर्नर के रूप में अगर पूछ लिया जाए, 1772 से लेकर 1774 तक यह गवर्नर के रूप में कार्य किया और 1774 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इसके समय में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई जिसका न्यायाधीश था एलिजा इम्पे इसका जो है न्यायाधीश था। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं हर चीज़ से संबंधित। 1784 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कलकत्ता मदरसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कलकत्ता मदरसा 1781 में इसकी स्थापना हुई। इसमें अरबी और फारसी भाषा में जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कब था? 1784 ईस्वी में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। ये सब जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुए महत्वपूर्ण कार्य थे। ठीक है, इसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इसका कार्यकाल था 1856 से लेकर 1862 से लेकर 1862 ईस्वी इसका कार्यकाल था। और इसने गवर्नर जनरल के रूप में 1856 से लेकर 1858 ईस्वी तक 1856 से लेकर 1858 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। चूँकि भारत का प्रथम वायसराय था तो 1858 से लेकर 1862 ईस्वी तक इसने जो है वायसराय के रूप में कार्य किया। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के ही समय में जब वह भारत का गवर्नर जनरल था तो भारत में कुल 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में कुल भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कब? 1857 में। 1857 का विद्रोह हुआ। प्रश्न आता है 1857 के विद्रोह के समय
भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? उसमें गवर्नर, जब विद्रोह प्रारंभ हुआ था गवर्नर जनरल ही था, वायसराय नहीं था। ठीक है। भारत शासन अधिनियम किसके, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही पारित हुआ। रानी विक्टोरिया की घोषणा, रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया की घोषणा, रानी विक्टोरिया की घोषणा जो है उसकी जो तिथि है रानी विक्टोरिया की घोषणा की 1 नवंबर 1858। इसको जो है लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ा था, चूँकि विक्टोरिया ने अपने जो घोषणा थी उसे भिजवा दिया था, और इलाहाबाद में, कहाँ पे? इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने उनका प्रतिनिधित्व किया था और उसी ने पढ़ा था। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है। रानी विक्टोरिया की जो घोषणा पत्र था उसको स्टैनले ने तैयार किया था, उसको स्टैनले या स्टैनली ने तैयार किया था। ठीक है। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वायसराय जो है बेसिकली वायसराय जो है व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व होता था क्राउन का, और गवर्नर जनरल जो है वैधानिक नेता के रूप में कार्य करता था। ठीक है। अगर यह पूछ लिया जाए इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड, तो इंडियन पैनल कोड जो है 1860 में पारित हुआ था। कब? 1860 में पारित हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। नील विद्रोह, नील विद्रोह किसके समय में पारित हुआ था? नील विद्रोह किसके समय में हुआ था? नील विद्रोह जो है 1859-60 में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय। नील आयोग का गठन, नील आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? नील आयोग का गठन लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद, सारे कंटेंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत परिषद अधिनियम यह कब पारित हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में पारित हुआ था। बंगाल किराया अधिनियम, बंगाल किराया अधिनियम 1859 किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। पुलिस विभाग का पुनर्गठन किसके समय में हुआ? पुलिस विभाग का पुनर्गठन कैनिंग के समय में हुआ। कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना किसके समय में हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। डलहौजी की जो विलय नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी, उसको किसने समाप्त किया? तो उसको भी लॉर्ड कैनिंग ने ही समाप्त किया। इसके बाद जो है हमारा विकल्प डी है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। लॉर्ड कर्जन का जो भारत में समय है 1899 से लेकर 1905 ईस्वी, 1899 से लेकर 1905 ईस्वी है। प्रश्न आता है भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय, भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। किस वायसराय की तुलना या किस गवर्नर जनरल की तुलना जो है औरंगजेब से की जाती है? तो औरंगजेब से किसकी तुलना की जाती है? औरंगजेब से किसकी तुलना की जाती है? लॉर्ड कर्जन की तुलना की जाती है। ठीक है। 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। आपने एडवर्ड सप्तम का नाम सुना होगा, एडवर्ड सप्तम का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
तो लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम को जो है भारत का वायसराय घोषित किया था। भारत विश्वविद्यालय अधिनियम, ये सारे प्रश्न जो किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार जो है इस पर चर्चा कर रहा हूँ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब हुआ था? 1904 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में। जबकि इसके पहले जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रैले की अध्यक्षता में। टॉमस रैले की अध्यक्षता में कब हुआ था? 1902 ईस्वी में जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है। इसके बाद जो है यंग हस्बैंड अभियान आता है। यंग हस्बैंड अभियान, यह तिब्बत से संबंधित है। अतः कहाँ से संबंधित है? तो तिब्बत अभियान से संबंधित किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। पुलिस आयोग का गठन, पुलिस आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? पुलिस आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके नेतृत्व में? एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। आप लोगों ने कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल का नाम सुना होगा। विक्टोरिया मेमोरियल का नाम सुना। किसने उसकी स्थापना की थी? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। रेलवे बोर्ड का गठन प्रश्न आता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। रेलवे बोर्ड का गठन, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जा रही है, एक प्रश्न में इतना समय हमें नहीं देना चाहिए, फिर भी महत्वपूर्ण है इसलिए इस पे जो है मैं बता देता हूँ। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में। थॉमस रॉबर्टसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में। ठीक है। इसके बाद आपका है अकाल आयोग। अकाल आयोग भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अकाल आयोग 1899 1900 इसका समय है। ठीक है। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। ठीक है। सिंचाई आयोग सर मानक्रीफ की अध्यक्षता में 1901 ईस्वी में जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है। थे जो विभिन्न गवर्नर जनरल से संबंधित थे, उनका कार्यकाल पूछा जा सकता है। उनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से अधिनियम पारित हुए थे, कौन कौन से मुख्य कार्य हुए थे, सबके विषय में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा विकल्प है मद्रास, तीसरा विकल्प है बेलगांव, चौथा विकल्प है कराची। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी बेलगांव। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव के 1924 में। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और बेलगांव जो है कर्नाटक में अवस्थित था। कर्नाटक में यहाँ पर रचनात्मक कार्यों को पास किया गया। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को पास किया गया। ठीक है। इसके बाद हमारा विकल्प ए है लखनऊ। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, लखनऊ में कुल 3 जो है अधिवेशन हुए थे। 1899, 1916 और 1936। तो 1899 का जो आपका अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र ने किया था। रमेश चंद्र दत्त नाम था। रमेश चंद्र दत्त ने किया था। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार इसी अधिवेशन में जो है 1916 के नरम गरम दल वाले पुनः एक बार आपस में मिले और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी आपस में
विलय हुआ था लखनऊ, और चंपारण के जो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला, उनकी मुलाकात जो है महात्मा गांधी से लखनऊ अधिवेशन में हुई थी, जिसके कारण जो है चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। 1936 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। इसके बाद विकल्प बी है मद्रास। मद्रास में जो है कई बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बताना तो संभव नहीं होगा। 1887 में एक प्रश्न आता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब का नाम आपने सुना होगा। बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो बदरुद्दीन तैयब ने जो है 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर 1894 में हुआ था। 1894 में अल्फ्रेड बेब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1898 में हुआ था आनंद मोहन बोस के उसमें नेतृत्व में। 1903 में हुआ था लाल मोहन घोष। 1908 में हुआ था रास बिहारी घोष के नेतृत्व में। 1914 में हुआ था भूपेंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में। 1927 में हुआ था एएम अंसारी के नेतृत्व में। ठीक है। इसके बाद हमारा विकल्प डी है कराची। तो कराची में भी जो है कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन 1913 में हुआ था। 1913 सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष थे। सैयद मोहम्मद बहादुर। और दूसरा अधिवेशन हुआ था 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। और मूल अधिकारों का प्रस्ताव यहीं पे कराची अधिवेशन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पास हुआ था। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग जो है इसे धैर्यपूर्वक सुनिएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को तिथिवार लगाकर कोर्ट में से सही उत्तर चुनिए। पहला है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन जो है आप लोगों को मालूम होगा 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कर्जन में मैं एक चीज़ आपको भूल गया था, नहीं बताया था। लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी थी बंगाल का विभाजन था, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उसी बंगाल विभाजन के विरोध में जो है पूरे एक हिसाब से कहिए पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन का आगाज हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे 1905 हो जाएगा। इसके बाद विकल्प बी है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है 1946। कैबिनेट मिशन 1946 भारत की स्वतंत्रता के संबंध में जो है ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने किया था। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। पैथिक लॉरेंस और 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, या स्टेफर्ड क्रिप्स इनका नाम है, और दूसरे का नाम है अलेक्जेंडर। ये इसके सदस्य थे। ठीक है। तो पहला हो गया स्वदेशी आंदोलन 1905, कैबिनेट मिशन 1946। तीसरा है काकोरी ट्रेन डकैती। यह 9 अगस्त 1925। ठीक है। और काकोरी ट्रेन डकैती के विषय में भी आप लोगों को जानकारी होगी कि 9 अगस्त को जो है 8 डाउन ट्रेन जो हरदोई से लखनऊ आ रही थी, उसको क्रांतिकारियों के द्वारा जो है शस्त्रों को लूट लिया गया था,
जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग मुख्य थे, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा सबको पकड़कर फांसी दे दी गई थी। तो यह घटना जो है 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जो है फरार हो गए थे। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो अब घटनाओं का क्रम पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आएगा विकल्प ए 1, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आएगा 1-4 असहयोग आंदोलन, फिर 3, फिर 2, 1-4-3-2 विकल्प आपका सही होगा। विकल्प ए ही उसका सही आंसर है, 1-4-3। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर काकोरी ट्रेन डकैती, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? पहला विकल्प है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा विकल्प है शेख सलीम, तीसरा विकल्प है शेख निज़ामुद्दीन औलिया और चौथा विकल्प है शेख मुबारक शाह। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना घर बनाया। आप लोगों को मालूम होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे कब? तराइन के युद्ध के समय। तराइन के युद्ध के समय ये भारत आए थे और यहाँ पर उन्होंने भारत में चिश्तिया सिलसिले को प्रारंभ किया, जो कि सूफी सिलसिला था, जो कि एक सूफी सिलसिला था। और इनको जो मोहम्मद गोरी ने सुल्ताने हिंद की उपाधि दी थी। सुल्ताने, ये सब प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सुल्ताने हिंद किसकी उपाधि थी? तो सुल्ताने हिंद जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की उपाधि थी मोहम्मद गोरी के। इन्हीं को गरीब नवाज कहा जाता है, गरीब नवाज, क्योंकि दीन दुखियों की इन्होंने काफ़ी निस्वार्थ भाव से सेवा की, इसलिए इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। हमारा विकल्प भी है शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती के विषय में आप लोगों को जानकारी होगी। अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर का जन्म जो है शेख सलीम के आशीर्वाद से ही हुआ था। शेख सलीम के आशीर्वाद से ही हुआ था। और फतेहपुर सीकरी इनसे संबंधित है, वहीं पे इनकी जो है दरगाह है, फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद विकल्प डी है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया भी जो है एक चिश्ती संत थे और शेख फरीद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शेख फरीद के शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1236 ईस्वी में हुआ था उत्तर प्रदेश के बदायूं में। 1236 में यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, 1236 में ही मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु अजमेर में हो गई थी, ठीक है। और निज़ामुद्दीन औलिया जो है एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे चिश्ती सिलसिले के संत हैं जिन्होंने वैवाहिक जीवन को अपनाया। निज़ामुद्दीन औलिया को छोड़कर सभी संतों ने जो है वैवाहिक जीवन को अपनाया था। निज़ामुद्दीन औलिया ने शादी नहीं की थी, वो जो है उसे अपनी साधना में बाधा मानते थे। और एक प्रश्न आता है कि किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का समय देखा था? किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का समय देखा था? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का समय देखा था, ठीक है। इनके शिष्य अमीर खुसरो इनका प्रसिद्ध शिष्य था। अमीर
खुसरो इनका प्रसिद्ध शिष्य था। इन्हें जो है एक प्रश्न आता है, हम आपको बता दे रहे हैं। हनूज ए दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है, किससे संबंधित है? निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से लौटते समय इनके पास संदेश भिजवाया कि आप तुरंत दिल्ली छोड़ दीजिए, आप तुरंत दिल्ली छोड़ दीजिए। तब इन्होंने संदेश भिजवाया कि दिल्ली हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है। और रास्ते में ही अखबानपुर में जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, वह दिल्ली तक पहुंचा ही नहीं। और इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। निज़ामुद्दीन औलिया को योगी सिद्ध कहा जाता है, योगी सिद्ध के नाम से जाना जाता है। अमीर हसन ने इन्हें भारत का सादी कहा है, अमीर हसन ने इन्हें भारत का सादी कहा है। और औलिया एकमात्र ऐसे चिश्ती संत थे जिन्होंने भारतीय योग पद्धति प्राणायाम को अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, थीन बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? थीन बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा विकल्प है पंजाब, तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी पंजाब। थीन बांध परियोजना कहाँ पे है? पंजाब में है, पंजाब के पठानकोट में, पंजाब के पठानकोट में रावी नदी के तट पर थीन बांध परियोजना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता? किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता, अर्थात गुठली का अभाव होता है? तो हमारा पहला विकल्प है रत्ना, दूसरा विकल्प है बम्बई ग्रीन, तीसरा विकल्प है कृष्णभोग, चौथा विकल्प है सिंधु। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी सिंधु। सिंधु जो है महाराष्ट्र में, सिंध प्रजाति का आम महाराष्ट्र में पाया जाता है और इसमें गुठली का अभाव होता है, इसमें गुठली नहीं पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? तो पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प एक कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पे पूरे भारत का लगभग 53% कॉफी उत्पादित होता है। केरल में 28%, केरल जो द्वितीय स्थान पे है, और तमिलनाडु जो है तृतीय स्थान पे है और यहाँ पे 11% के आसपास कॉफी का उत्पादन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? पहला है फलदार वृक्ष, दूसरा है चारे उपलब्ध कराने लायक, तीसरा है ईंधन लायक, चौथा है बहुउद्देशीय प्रकार। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी बहुउद्देशीय प्रकार। बहुउद्देशीय प्रकार। सामाजिक वानिकी क्या है? तो जो हमारी सामाजिक वानिकी होती है उसके अंतर्गत वृक्षारोपण अधिकांशतः वन सीमा के बाहर बंजर भूमि और कृषि भूमि के रिक्त स्थानों, ठीक है, जैसे खेत की मेड़ आदि पर किया जाता है। सामाजिक वानिकी में वनों से दूर स्थित ग्रामवासियों की अनेक आवश्यकताओं जैसे ईंधन, चारा, लकड़ी की व्यवस्था, मनोरंजन के लिए फूलों तथा हरियालियों से भरे क्षेत्रों की व्यवस्था की जाती है। और इसका प्रावधान जो है छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। इसका प्रावधान छठी या इस योजना को सामाजिक वानिकी को सर्वप्रथम छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्लास्टिक के बैग कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया गया? पहला विकल्प हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा कर्नाटक। हमारा सही आंसर है विकल्प बी हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है आपका कैरी बैग पे या प्लास्टिक बैग पे जो है रोक लगाई गई। वहाँ पे पत्तल में ही सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? पहला विकल्प जबलपुर, दूसरा कानपुर, तीसरा कुमारगंज, चौथा पंतनगर। तो
तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, पंतनगर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ? पंतनगर। पंतनगर कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। पहले जो है इस विश्वविद्यालय का नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। बाद में जो है इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मैन का अर्थ है पहला विकल्प मुंबई एरिया नेटवर्क, दूसरा विकल्प मेगा एरिया नेटवर्क, तीसरा विकल्प मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, चौथा विकल्प मद्रास एरिया नेटवर्क। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का क्या अर्थ होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक होता है मैन, एक होता है लाइन, एक होता है वैन। तो मैन का हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लाइन का हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो हमारा मैन होता है इसका प्रयोग एक से अधिक बिल्डिंग, स्कूल या शहरों के उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज जो है 5 से 50 किलोमीटर तक होती है। और जो वैन होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है और दो या दो से अधिक देशों, महाद्वीपों या पूरे विश्व के उपकरणों को इससे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? पहला विकल्प पीसी, दूसरा विकल्प सीपीयू, तीसरा विकल्प मदरबोर्ड, चौथा विकल्प मोडेम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, मोडेम। मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य क्या करता है? मोडेम करता है। अब हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि मॉड्यूलेटर, MODULATOR, तो जो हमारा मॉड्यूलेटर होता है उसका MO शब्द, मॉड्यूलेटर का MO और डीमॉड्यूलेटर का यहाँ पे DE लगा दीजिए। तो ठीक है, डीमॉड्यूलेटर का तो 3 शब्द DEM मोडेम हो जाता है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से ही मोडेम बना है। तो जो हमारा मॉड्यूलेटर होता है उसका MO और डीमॉड्यूलेटर का DEM लिया जाता है, तो जो मोडेम हो जाता है। मोडेम का प्रयोग जो कंप्यूटर को टेलीफोन एवं केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मोजिला किसे कहते हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को, वेब ब्राउज़र को, एक सर्च इंजन को। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, वेब ब्राउज़र को। वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो यूजर को वेब पेज ढूंढने या उन्हें एक्सेस करने और देखने की अनुमति देता है, उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो हमारा जो मोजिला है वह क्या है? एक वेब ब्राउज़र। क्रोम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्रोम क्या है? गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता था। क्या है? ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। सफारी क्या है? वेब ब्राउज़र। ओपेरा क्या है? वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर
मेमोरी का मापन किया जाता है? पहला विकल्प है किलोग्राम, दूसरा विकल्प लीटर, तीसरा विकल्प बाइट, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बाइट्स। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? बाइट में किया जाता है। जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। सबसे छोटी इकाई बिट होती है। और जो बाइट होता है उसमें 8 बिट होता है। जो हमारी बाइट होता है उसमें 8 बिट होता है, जिसका एक अक्षर बनाया जा सकता है, जिसका एक अक्षर बनता है। अब हमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता देंगे कि जैसे एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट होता है, ठीक। और एक किलोबाइट में कितना होता है? 1024 बाइट, ठीक। और मेगाबाइट में कितना होता है? मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, ठीक। और गीगाबाइट में एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1024 मेगाबाइट होता है, ठीक। और इसके बाद होता है टेराबाइट। तो एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। और इसके बाद पेटाबाइट होता है। एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इससे संबंधित भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्न जो है सामान्य तौर पे आता है, चूँकि हमारे सिलेबस में आईसीटी का पोर्शन है, जिससे 4-5 प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। किसी पेपर में तो एक भी प्रश्न इससे संबंधित नहीं आया है। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीटी में सी का अर्थ होता है? आईसीटी में सी का अर्थ होता है, तो आईसीटी का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें पहला विकल्प कंप्यूटर, दूसरा केबल, तीसरा संचार, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, संचार, कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ या दोनों? तो हमारा सही आंसर है पहला विकल्प है वस्तुनिष्ठ, दूसरा व्यक्तिनिष्ठ, तीसरा उपर्युक्त दोनों और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है शोध में जो है उपर्युक्त दोनों होना चाहिए। शोध में उपर्युक्त दोनों, मतलब जब कोई शोध होता है तो उसमें व्यक्ति को, शोधकर्ता को व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों होना चाहिए। जो हमारा मात्रात्मक शोध होता है, ठीक है, तो मात्रात्मक शोध में जो है वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। और जो हमारा गुणात्मक शोध होता है उसमें जो है व्यक्तिनिष्ठता का गुण पाया जाता है। चूँकि इसमें शोध पूछा गया है, इसलिए इसमें दोनों प्रकार के गुण होंगे, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों प्रकार के गुण होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय चंद किससे जुड़ी हैं? पहला विकल्प अभियंत्रण, दूसरा खेल, तीसरा सेना, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, खेल से जुड़ी हुई हैं। द्वितीय चंद्र जो है किससे जुड़ी हैं? खेल से हैं। यह उड़ीसा के गोपालपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो द्वितीय चंद्र कहाँ से हैं? उड़ीसा से संबंधित हैं। क्या हैं? एथलीट हैं। ये हाल में ही चर्चा में रही हैं। अपने जो है इन्होंने कहा कि हम लेस्बियन हैं, समलैंगिक संबंधों के लिए चर्चा में रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पहला विकल्प तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा केरल। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी, केरल। ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। यह केरल का राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। यह केरल का राष्ट्रीय पर्व माना जाता है।
यह उत्सव जो है सितंबर माह में, किस माह में? सितंबर माह में जो है महाबली के स्वागत में, किसके स्वागत में? यह भी प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया है। ओणम किस देवता के लिए मनाया जाता है? तो महाबली के उपलक्ष्य में जो है ओणम त्यौहार मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में, और कुल 10 दिनों तक चलता है। वहाँ के केरल में एकमात्र वामन मंदिर है, वहीं से यह उत्सव प्रारंभ होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत संचार निगम लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पहला विकल्प अभिषेक बच्चन, दूसरा अमिताभ बच्चन, तीसरा दीपिका पादुकोण, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो हमारा BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड, उसके ब्रांड एम्बेसडर इस समय हैं MC मैरी कॉम उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। किस खेल से हैं? मुक्केबाजी से संबंधित है। कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस देश के द्वारा, यहाँ पे को हो गया है, किस देश के द्वारा सार्क सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है? पहला विकल्प पाकिस्तान, दूसरा विकल्प भारत, तीसरा विकल्प चीन, चौथा विकल्प नेपाल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, भारत के द्वारा। 17 फरवरी 2021 को भारत के द्वारा जो है वर्चुअल माध्यम से सार्क सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। सार्क के विषय में आप लोगों को मालूम है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985, तारीख 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू में। इसके कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में कुल इसके 8 सदस्य हैं, पहले कुल 7 सदस्य थे। 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें सम्मिलित हुआ था। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान कुल 8 सदस्य हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे हिंदी में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कमला प्रसाद बिसेसार कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? पहला विकल्प नेपाल, दूसरा जमैका, तीसरा ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के जो है प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसार। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? पहला विकल्प चेयरमैन, दूसरा विकल्प उपाध्यक्ष, तीसरा अध्यक्ष और चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, अध्यक्ष। भारतीय संसद के निचले सदन का मतलब लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के जो सदन होता है, ठीक, उसकी अध्यक्षता, उसकी कार्यवाहियों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसे स्पीकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्पीकर के नाम से जाना जाता है, और वह कार्यवाहियों की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 93 में, संविधान के अनुच्छेद 93 में व्यवस्था की गई है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तब तक लोकसभा यथास्थित अन्य सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 93 में व्यवस्था की गई है, और 94 में है कि कोई भी पद रिक्त होता है उसके विषय में इसका वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? पहला गृह विभाग, दूसरा वित्त विभाग,
तीसरा मानव संसाधन विकास, चौथा रेल विभाग। तो हमारा सही आंसर वित्त विभाग। केलकर समिति किससे संबंधित है? केलकर समिति जो है वित्त विभाग से संबंधित है। 2003 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने टैक्स सुधारों की सिफारिश करने के लिए टैक्स सुधारों की सिफारिश के लिए जो है विजय केलकर समिति का गठन किया था। ठीक है, वैसे केलकर समिति का कई क्षेत्रों में गठन हुआ, लेकिन यह अपने वित्त सुधारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है पहला विकल्प प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प योजना मंत्री, तीसरा विकल्प उपराष्ट्रपति, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, प्रधानमंत्री। नीति आयोग जो इसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, उसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? पहला विकल्प व्यापार कर, दूसरा विकल्प सीमा शुल्क, तीसरा विकल्प आबकारी शुल्क, चौथा विकल्प आयकर। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी, आयकर। जो हमारा सीबीडीटी होता है, जिसे हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। 1964 में हुई थी। यह अप्रत्यक्ष करों के लिए यह प्रत्यक्ष करों के लिए जाना जाता है। प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो है जारी करता है। ठीक है, और आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है सीबीडीटी। तो इसलिए जो है आयकर से संबंधित होगा। प्रत्यक्ष कर में आयकर आता है, निगम कर आता है, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर है, मृत्यु कर है। ये सब विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा पहला विकल्प है कालीकट, दूसरा कोलकाता, तीसरा विकल्प नई दिल्ली, चौथा विकल्प चेन्नई। तो हम लोगों ने कल ही भी इसका जो है इसके पहले वाली वीडियो में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ा है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? विकल्प सी, नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? पहला विकल्प केंद्र एवं राज्यों के संबंध से, दूसरा विकल्प वित्त से, तीसरा विकल्प शिक्षा से, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, शिक्षा से। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। कल हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में इसके विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ा। इसका समय है 1964 से 66। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पेडागॉजी किससे जुड़ा हुआ है? पहला विकल्प प्रयोगशाला, दूसरा व्यायामशाला, तीसरा पुस्तकालय, और चौथा विकल्प है पठन पाठन या शिक्षण कार्य। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, पठन पाठन या शिक्षण कार्य। पठन, पेडागॉजी को शिक्षण विज्ञान के नाम से जानते ही हैं। तो पेडागॉजी में क्या होता है? शिक्षण कार्य का अध्ययन किया जाता है, या शिक्षण कार्यों के नियमित प्रक्रिया को जो है पेडागॉजी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान की स्थापना केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पहला विकल्प है मुंबई, दूसरा विकल्प नई दिल्ली, तीसरा विकल्प है लखनऊ, चौथा विकल्प है वाराणसी। एक सेकंड, वाराणसी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, लखनऊ। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। पत्तियों की खड़खड़ाहट की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? पहला विकल्प 0 डेसिबल, दूसरा विकल्प 10 डेसिबल, तीसरा विकल्प 20 डेसिबल, और चौथा विकल्प 30 डेसिबल। तो हमारा सही आंसर है
विकल्प बी, विकल्प बी 10 डेसिबल जो है पत्तियों की खड़खड़ाहट की ध्वनि होती है। ठीक है। 0 डेसिबल जैसे कोई व्यक्ति जो है धीमे से द्वार पर प्रवेश करता है तो वहाँ उसकी जो तीव्रता 0 मानी जाती है। 20 डेसिबल जो है अति शांत स्थान पे जो है जो ध्वनि होती है वो 20 डेसिबल होती है। जो 30 डेसिबल की ध्वनि होती है वो जैसे व्यक्ति जो फुसफुसाता है कुछ, जो फुसफुसाहट की आवाज़ होती है वह 30 डेसिबल होती है। ठीक है। तो ये जो है कुल 30 प्रश्न जो है इस वीडियो में थे। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।